तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। इन दोनों की प्रॉपर्टीज मैं आपको एक साथ बताऊंगा और इनका एक्सप्लेनेशन अपन अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज लगभग एक जैसी है, बस इस चीज का फर्क रहेगा कि जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो थोड़ा कम मैग्नेटाइज होते हैं और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स है वो हमेशा ज्यादा मैग्नेटाइज होंगे। बस ये डिफरेंस रहेगा, मेजर डिफरेंस इतना ही है। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो तो कम मैग्नेटाइज होगा और जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो क्या होगा, ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, है ना। तो एक एक करके सारी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एक चीज और याद रखो, जो प्रॉपर्टीज हमने डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए पढ़ी थी एकदम उससे उल्टा प्रॉपर्टीज रहेंगी पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की। तो अगर आपने डायामैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज याद कर रखी है तो जस्ट उनका उल्टा कर दो, तो वो किसकी प्रॉपर्टी बन जाएंगी, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज बन जाएंगी। ठीक है, एक एक करके आते हैं। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है, जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेट से अट्रैक्ट होंगी। जैसे ये कोई मैग्नेट है, इसके पास में अगर आप कोई पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रखोगे तो ये इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होके आएंगे, है ना। आपको पता है कि मैग्नेट के पास में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है और दूर क्या होता है वीक मैग्नेटिक फील्ड होता है। भाई पास में तो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा मैग्नेट के, और दूर क्या होगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो ये मटेरियल किधर मूव करते हैं, तो अगर ये मैग्नेट से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका मतलब ये कौन सी डायरेक्शन में मूव करते हैं, हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेंगे। ये प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल होगा तो वो वीकली अट्रैक्ट होगा और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो वो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा। बस ये डिफरेंस रहेगा पैरा और फेरो में, दोनों की प्रॉपर्टीज हम एक साथ पढ़ रहे हैं। तो अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तब तो वो धीरे धीरे इसकी तरफ आएगा, कम अट्रैक्ट होगा, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो क्या होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा, तेजी से इसकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद में सेकंड प्रॉपर्टी आप इसके अकॉर्डिंग बना सकते हो कि अगर आप दो मैग्नेट्स के ऊपर किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास के बाउल के अंदर अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर रखोगे, जैसे ये कोई ग्लास का बाउल है और इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर रखा हुआ है, तो कुछ टाइम बाद में ये कौन सी शेप ले लेगा। तो हमको पता है कि अगर मैग्नेट्स को पास पास रखा हुआ है तो इनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, और पोल्स के ऊपर इसके कंपैरिजन में कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर दोनों मैग्नेट्स को पास पास रखा है ना तो दोनों मैग्नेट्स का मैग्नेटिक फील्ड ऐड होकर बीच में क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगा पोल्स की कंपैरिजन में। अब हमको पता है कि ये किधर मूव करता है, पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करेगा। तो वीक साइड में है, स्ट्रॉन्ग बीच में है, तो साइड से कहां पे आ जाएगा, बीच में आ जाएगा। तो इस तरीके की शेप ले लेगा ये। तो ये जो शेप बनना ना, ये इस चीज का प्रूफ है कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं। एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हो इसी तरीके से, इस बार मैग्नेट्स को थोड़ा दूर दूर रख के देख लो। अगर मैग्नेट्स को दूर दूर रखा जाएगा और इसके ऊपर वही ये ग्लास का बाउल रख दोगे जिसमें आप पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का पाउडर रख दोगे, तो कुछ टाइम बाद में ये कौन सी शेप ले लेगा। तो इस बार क्योंकि मैग्नेट्स को दूर दूर रखा हुआ है तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, थोड़ा सा वीक हो जाएगा, और पोल्स के ऊपर इसके कंपैरिजन में ज्यादा रहेगा। तो ये किधर मूव करता है, हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ मूव करता है। तो वीक बीच में है, स्ट्रॉन्ग साइड में है, तो बीच से साइड में चला जाएगा, मतलब थोड़ी सी देर बाद में ऐसी सी शेप बन जाएगी। तो ये जो शेप बनना है ना कि बीच में से मटेरियल खिसक गया दोनों साइड में, ये क्यों हुआ, क्योंकि ये मटेरियल पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हमेशा वीक से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ मूव करते हैं, है ना। इससे ये प्रूव हो गया। अच्छा, दूसरी बात कि अगर आप किसी भी दूसरी प्रॉपर्टी देखो, अगर आप किन्हीं भी दो मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड है, अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को लटका दोगे तो जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा इन दोनों मैग्नेट्स के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, उसी के अलोंग अरेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आपने किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की रोड को लटका दिया तो ये कौन सी डायरेक्शन में अरेंज होगी, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज होगी। याद है जो डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो कैसे अरेंज हो रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अरेंज हो रहा था। मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर है तो वो ऐसे अरेंज हो रहा था परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज होंगे। ठीक है, क्योंकि ये मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं तो दोनों मैग्नेट्स क्या करेंगी, अपनी तरफ खींचेंगे इसको। तो ये ऐसे अगर ऐसा होगा ना तो ये घूम के इन मैग्नेट्स की तरफ आ जाएगा ताकि ये अट्रैक्टेड रहे इनसे।
ठीक है। तो ये अगली प्रॉपर्टी हो गई इसकी कि ये हमेशा जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं ये हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग अरेंज होंगे। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो इस अरेंजमेंट में कुछ टाइम लगेगा, धीरे धीरे अरेंज होगा ये मतलब। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा तो ये तेजी से अरेंज हो जाएगा, इसमें टाइम नहीं लगेगा, तुरंत जैसे लटकाओगे तुरंत ये इधर आ जाएगा। और पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो धीरे धीरे ये आ रहा होगा ऐसे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। प्रॉपर्टी एक जैसी है सारी, बस स्ट्रेंथ का फर्क है दोनों में। अगली प्रॉपर्टी क्या है, हमको पता है कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं जब भी मैग्नेटिक फील्ड में रखे जाएंगे तो ये मैग्नेटाइज होंगे। और डाया के अपोजिट, डायामैग्नेटिक मटेरियल हमेशा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होता है, तो उससे उल्टा है इसका मतलब। जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होंगे ये हमेशा किधर मैग्नेटाइज होंगे, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने क्या किया, किसी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी नोट के अंदर रख दिया, तो आप क्या देखोगे कि ये जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये कैसे मैग्नेटाइज हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होकर कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। तो इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना हो जाएगा, तो बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है, इसके अंदर कितना प्रोड्यूस हो गया बी एम। तो टोटल कितना हुआ इसके अंदर बी नोट प्लस बी एम। तो एक चीज हमको ये समझ में आई कि पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होकर सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेते हैं, इसलिए इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी मतलब टोटल मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो हमेशा ज्यादा होगा किससे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के कंपैरिजन में। भाई बाहर मैग्नेटिक फील्ड बी नोट है, अंदर कितना है बी नोट प्लस बी एम, ज्यादा हुआ ना, अंदर ज्यादा है मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेटाइज होकर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से भी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अपने अंदर प्रोड्यूस कर लेंगे, जबकि डाया में उल्टा था, याद है। डाया मैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जितना भी अप्लाई करते हो उससे कम मैग्नेटाइज होता है, मतलब उसके अंदर मैग्नेटाइजेशन लेवल कम रहता है क्योंकि उल्टा मैग्नेटाइज होता है। तो उल्टा मैग्नेटाइज होने से उसमें हम करते हैं बी नोट माइनस बी एम, इसमें करना है बी नोट प्लस बी एम। अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो ये कम मैग्नेटाइज होगा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। तो जो बी एम की वैल्यू है वो पैरा के लिए थोड़ी कम होगी और फेरो के लिए ज्यादा होगी, बाकी प्रॉपर्टी सेम है, ठीक है। अगली प्रॉपर्टी, अगर आप किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हमको पता है कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ज्यादा होता है, बाहर क्या होता है कंपैरेटिवली कम होता है। जहां पे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा पास पास होती है। इसका मतलब अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है, अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये दो मैंने अलग अलग मटेरियल दिखाए, एक तो मान लो ये पैरा है, एक क्या है फेरो। तो जब भी आप इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे। देखो ऐसा डायग्राम बना के बताएंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो काफी पास पास होंगी और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइन दूर दूर होंगी, जो ये शो करेंगी कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है बाहर कम है। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो ये तो और भी ज्यादा मैग्नेटाइज होगा, इसका मतलब ये और ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरीके का डायग्राम बना दो, इसके लिए ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अट्रैक्ट होते हुए दिखा दो। तो इसका मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर बाहर की कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, जबकि इसके अंदर बाहर से ज्यादा तो होगा लेकिन थोड़ा ज्यादा होगा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं होता। इसके अंदर पैरा कम मैग्नेटाइज होता है ना, इसलिए ये मैग्नेटाइज होकर एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस कर लेगा लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कर पाएगा, फेरो ज्यादा करता है। तो इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम हो गया। अगली प्रॉपर्टी ये है, हम जानते हैं कि जो म्यू आर होता है यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन बी नोट, और एक और फॉर्मूला होता है याद करो म्यू अपॉन म्यू नोट। ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को यूज करूं तो मैं क्या देख रहा हूं कि जो अंदर मैग्नेटिक फील्ड है पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर वो बाहर से ज्यादा होता है। तो अगर बी ज्यादा है बी नोट से तो क्या होगा, म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो 1 से थोड़ी ही ज्यादा आएगी, और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो 1 से बहुत ज्यादा आएगी,
ठीक है, लेकिन आएगी 1 से ज़्यादा ही। जैसे डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए क्या था, म्यू आर यानी रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की वैल्यू 1 से कम थी, इन दोनों के लिए क्या होगी, ज़्यादा। अगर पैरा है तो 1 से थोड़ी ज़्यादा होगी, जैसे 2, 3, 5 ऐसा कुछ होगा। और अगर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है तो 1 से बहुत ज़्यादा होगी, जैसे 30, 50 ऐसे होगी। समझ में आया ना, ये इनमें डिफरेंस है। अगली प्रॉपर्टी ये है कि जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी काई एम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, क्योंकि काई एम का फॉर्मूला ये होता है, देखो म्यू आर -1, काई एम इक्वल टू क्या होता है, म्यू आर -1। हमने देखा म्यू आर हमेशा 1 से ज़्यादा होगा पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, तो 1 से बड़ी वैल्यू में से 1 माइनस करोगे तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब ये जो काई एम है ये क्या आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। बस इतना डिफरेंस होगा कि अगर पैरामैग्नेटिक मटेरियल है तो पैरा के लिए क्या होगा, स्मॉल पॉजिटिव, किसके लिए, पैरा के लिए। और अगर ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है जो मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है तो लार्ज पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसके लिए, किसके लिए, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। डिफरेंस समझ में आ रहा है क्या दोनों में? एक साथ प्रॉपर्टी हम स्टडी कर रहे हैं क्योंकि एक जैसी प्रॉपर्टी है, बस स्ट्रेंथ का फर्क रहेगा थोड़ा सा, ठीक है। तो याद रखना है कि जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है या काई एम की जो वैल्यू होती है वो हमेशा क्या होती है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल के लिए तो स्मॉल पॉजिटिव होगी और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए लार्ज पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आपको याद होगा कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल हैं उन पे एक्सटर्न जो टेम्परेचर है उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेम्परेचर बढ़ाओ या कम करो उनके ऊपर इस चीज़ का कोई इफेक्ट नहीं होगा, मतलब वो सेम लेवल से ही मैग्नेटाइज होंगे, चाहे उनको हाई टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज करो या लो टेम्परेचर पे मैग्नेटाइज करो, उनका जो मैग्नेटाइजेशन लेवल होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेकिन पैरा और फेरो के साथ ऐसा नहीं है। जो पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं अगर आप उनको गर्म करोगे तो वो कम मैग्नेटाइज होंगे, उनकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम हो जाएगी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्काई एम का मतलब क्या बताया था आपको, कोई मटेरियल कितना इजीली मैग्नेटाइज होता है उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जिस मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगी वो इजीली मैग्नेटाइज होगा, जिसकी मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कम है वो कम मैग्नेटाइज होगा। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो हम क्या देखते हैं, मटेरियल कम मैग्नेटाइज होता है, इसका मतलब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, किसके लिए, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। तो याद रखना है कि जो काईएम की वैल्यू है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, किसके लिए, फॉर पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जितना ज्यादा टेम्परेचर पे इनको मैग्नेटाइज किया जाएगा ये उतना ही कम मैग्नेटाइज होंगे, जितना ज्यादा टेम्परेचर पे आप इनको मैग्नेटाइज करोगे ना उतना कम मैग्नेटाइज होंगे ये, और जितना लो टेम्परेचर पे इनको मैग्नेटाइज करोगे पैरा और फेरो को तो ये उतना ही ज़्यादा मैग्नेटाइज होते हैं। इसको हम क्यूरी लॉ भी बोलते हैं, क्यूरी लॉ बोलते हैं इसको, कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसी भी पैरा या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्यूरी लॉ। तो ये क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, समझ में आई बात, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हो गई किसके लिए, पैरा और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। सारी प्रॉपर्टी देखो डाया से एकदम उल्टा चल रहे हैं, कोई भी प्रॉपर्टी सेम नहीं है, सब उल्टा है। डाया क्या होता है, रिपेल होता है, ये अट्रैक्ट होते हैं। वो उल्टा मैग्नेटाइज होता है, ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होते हैं। उनके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कम होता है, इनके अंदर ज़्यादा होता है। ये वो डाया वाला क्यूरी लॉ को फॉलो नहीं करता, ये दोनों क्यूरी लॉ को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन को डाया क्या करता है, रिपेल करता है, ये दोनों अट्रैक्ट करते हैं। और म्यू आर की वैल्यू डाया के लिए क्या होती है, लेस देन 1 होती है, इसके लिए ग्रेटर देन 1 होती है। काई एम की वैल्यू डाया के लिए स्मॉल नेगेटिव होती है और पैरा और फेरो के लिए पॉजिटिव होती है। सारी प्रॉपर्टीज देखो जस्ट अपोजिट है, समझ में आई। अब इनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि ये कैसे मैग्नेटाइज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और पैरा कम मैग्नेटाइज होता है और फेरो ज़्यादा मैग्नेटाइज होता है, तो इसका रीज़न क्या होता है। चलिए जी देखो, सबसे पहले तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है उनका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी हम यूज़ करेंगे, इनके एक्सप्लेनेशन के लिए जो थ्योरी यूज़ की जाएगी उसको हम बोलते हैं एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर थ्योरी, है ना। ये लिख लो आप, इंपॉर्टेंट है। कौन सी थ्योरी हम यूज़ करेंगे पैरामैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन करने के लिए, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी यूज़ की जाएगी। अच्छा, क्या है ये थ्योरी, तो देखो समझो इसको।
मान लो कि हमारे पास में ये कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल का कोई पीस है। कौन सा मटेरियल है ये? पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। और अभी हमने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रखा है, तो बी नॉट की वैल्यू क्या है? 0। कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया अभी शुरुआत में। जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं वो वाले मटेरियल होते हैं जिनमें ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके एटम्स के अंदर क्या होते हैं? ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। याद करो, ऐसे मटेरियल्स जिनके एटम्स के अंदर इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज्यादातर कौन सी प्रॉपर्टी शो करते हैं? डायमैग्नेटिज्म। अगर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो या तो पैरामैग्नेटिक या फेरोमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेंगे। कुछ एक्सेप्शन हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है या फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है वो वाले मटेरियल होते हैं जिनके अंदर ओड वैल्यू होगी इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब जिनके एटम्स के अंदर ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये बात समझ में आ गई क्या? तो ओड नंबर में इलेक्ट्रॉन्स होने से क्या होगा? दो इलेक्ट्रॉन्स के जब आप पेयर बनाओगे तो वो कंप्लीट पेयर नहीं बनेंगे। जैसे मान लो 25 इलेक्ट्रॉन्स है तो 12 पेयर्स तो कंप्लीट बन गए दो इलेक्ट्रॉन्स के, एक इलेक्ट्रॉन बच गया अकेला। अब वो अकेला जो इलेक्ट्रॉन है जब वो एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा होगा तो वो कुछ करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अब वो मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक क्या देखोगे कि इसमें बहुत सारे एटम्स हैं और हर एक जो एटम है उसके अंदर जो बचा हुआ एक इलेक्ट्रॉन है वो कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड रैंडमली कोई भी डायरेक्शन में हो सकता है। किसी एटम के अंदर वो बचा हुआ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, किसी के अंदर इधर प्रोड्यूस कर रहा है, किसी में इधर कर रहा है, किसी में इधर। इस तरीके से क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में ये जो एटम्स हैं इनके अंदर बचे हुए इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये चीज समझ में आई क्या? इससे क्या होगा? जो टोटल मैग्नेटाइजेशन है मटेरियल का वो 0 हो जाएगा, क्योंकि टोटल मैग्नेटिक फील्ड तो आपस में ही कैंसिल हो गया इनका। समझ रहे हो बात? भाई कोई अगर इलेक्ट्रॉन इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है सपोज करो, तो कोई उसका उल्टा भी कर रहा है, कोई इधर कर रहा है तो कोई इधर कर रहा है, तो हर एक जो एटम जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो आपस में कैंसिल हो रहा है। तो टोटल जो मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर मिलेगा वो क्या मिलेगा? 0। इसका मैग्नेटाइजेशन लेवल क्या हो गया? 0। तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे तब तक मटेरियल मैग्नेटाइज होगा क्या? नहीं, तब तक मैग्नेटाइज नहीं होगा। अब मान लो आपने इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब ये वही पैरामैग्नेटिक मटेरियल है और अब हम क्या करेंगे? इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करके देखेंगे। ये सपोज करो आपने बी नॉट मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। अब हम देखते हैं कि इसके एटम्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका। जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा? इसके अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है ना, जिनका पेयर नहीं बना था, वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? फोर्स लगाएगा। और फोर्स इस तरीके से लगेगा कि उनका रोटेशन चेंज हो जाएगा, वो अलग डायरेक्शन में घूमने लग जाएंगे और इस तरीके से घूमने लग जाएंगे कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएगा। ऐसा क्यों? जैसे आप इसको ऐसे समझो, जैसे एक मैग्नेट होती है, मैग्नेट को अगर आप किसी भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे, मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा और क्या करेगा? उसको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ले आएगा। इसको बोलते हैं स्टेबल कंडीशन ऑफ द मैग्नेट। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप किसी मैग्नेट को रखोगे तो मैग्नेट अपने आप घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के अलोंग अरेंज हो जाती है। जैसे आप कंपास के अंदर देखते हो ना, जो मैग्नेटिक निडल होती है वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्यों अरेंज होती है? क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के अलोंग, तो इसलिए वो मैग्नेट घूम के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाती है। तो जैसे एक मैग्नेट घूम के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है, उसी तरीके से ये जो एटम्स हैं इनके अंदर जो बचे हुए इलेक्ट्रॉन हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन जो बच गया था ना अनपेयर्ड, वो क्या कर रहे हैं? वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक छोटे छोटे मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। जैसे मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, ऐसे ही वो एटम्स क्या कर रहे हैं? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। पहले तो जब तक आपने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किया तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड उनका रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में है। लेकिन जैसे ही आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तब क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से क्या होगा बोलो? वो जो छोटे छोटे एक तरह से मैग्नेट की तरह बिहेव करने वाले जो एटम्स हैं जिनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन घूम के मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगाएगा और उनको घुमा के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेगा। तो ये जितने भी एटम्स हैं इनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो इस तरीके से रोटेट करने लग जाएंगे कि उनका जो मैग्नेटिक फील्ड है जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। कौन सी डायरेक्शन में आ जाए?
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। आया समझ में? ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ेगा, अब ये सारे के सारे एटम्स क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम ये बोलेंगे कि ये मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया और ये कुछ एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर लेगा। हमने कौन सा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था, बी नोट। क्या मटेरियल भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा? हर एक एटम कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, पहले तो वो कैंसिल हो रहा था, तो हमने बोला कि इसका मैग्नेटाइजेशन लेवल क्या है, 0, यानी कि bm की वैल्यू हमने 0 मानी थी। लेकिन अब 0 होगी क्या, नहीं। अब क्योंकि ये हर एक एटम एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए क्या होगा, हर एक एटम का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड होता जाएगा। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड अब एक ही डायरेक्शन में मिलने से अब इसको 0 नहीं बोल सकते, पहले वो 0 था ना, अब 0 नहीं है, तो हम बोलेंगे कि ये मटेरियल क्या हो गया, मैग्नेटाइज हो गया। तो इस तरीके से कोई भी पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटाइज होता है। क्या होगा उसके अंदर, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से जो मटेरियल है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनके अंदर जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिनका पेयर नहीं बना था, वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड ऐड होके क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड bm प्रोड्यूस करेगा। इसीलिए इनके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बाहर से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि बाहर आपने बी नोट रखा हुआ है मैग्नेटिक फील्ड, और ये इसके अंदर कितना मिलेगा, बी नोट तो मिलेगा ही, साथ में bm और मिलेगा, इन एटम्स का मैग्नेटिक फील्ड और ऐड होगा ना, तो ऐसे मिला के क्या होगा, अंदर टोटल मैग्नेटिक फील्ड आपको बाहर से ज्यादा मिलेगा। आया समझ में? अब टेम्परेचर की वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन कम क्यों होता है उसको समझो। जैसे अगर आप इसको गर्म करोगे तो गर्म करने से क्या होगा, जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एनर्जी मिलेगी हीट की फॉर्म में और वो फास्ट घूमने लग जाएंगे। जो फास्ट घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने में, यानी कि उनका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करने में ज़्यादा जोर आएगा, क्योंकि अब वो फास्ट घूम रहे हैं। अगर धीरे घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन तो मैग्नेटिक फील्ड उनके ऊपर फोर्स लगा रहा था और उसकी वजह से क्या हुआ कि हर एक जो एटम है वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गया। लेकिन अगर आप हीट की फॉर्म में एनर्जी दे दोगे इस मटेरियल को, तो वो एनर्जी मिलने से, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलने से क्या होता है, उनकी स्पीड बढ़ जाती है और स्पीड बढ़ने से क्या होता है, वो फास्ट घूमने लग जाएंगे और उसकी वजह से जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उनके ऊपर फोर्स तो लगाएगा, लेकिन अब वो फोर्स एक तरह से उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डाल पाएगा उनके ऊपर जितना पहले डाल रहा था, क्योंकि वो पहले धीरे घूम रहे थे, अब तेज घूम रहे हैं। तो तेज घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज करने में ज्यादा जोर आएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, और ज्यादा जोर आएगा इसका मतलब मटेरियल कम मैग्नेटाइज हो पाएगा। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना, उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली घूमने लग जाएंगे, जैसे पहले घूम रहे थे ना, वापस उसी स्टेट में जाने की कोशिश करेंगे, उसी स्टेट में मतलब वैसे ही रैंडमली घूमने की कोशिश करेंगे, मतलब एक डायरेक्शन में जो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे वो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, तो वो आपस में कैंसिल होता जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये उसकी तरह बिहेव करने लग जाएंगे ना पहले की तरह, तो इसका मतलब इनका मैग्नेटाइजेशन लेवल क्या होगा, कम होता जाएगा। तो हमने क्या देखा, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे पैरामैग्नेटिक मटेरियल का, ये उतना ही कम मैग्नेटाइज होंगे। आया समझ में? ठीक है, चलो अब दूसरा जो मटेरियल है वो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एक्सप्लेनेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिज्म। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में स्ट्रांगली मैग्नेटाइज क्यों होते हैं वो हम लोग स्टडी करेंगे। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए जो थ्योरी होती है उसको हम बोलते हैं डोमेन थ्योरी। क्या बोलते हैं उसको, डोमेन थ्योरी बोलते हैं। ये नाम आपको याद रखने हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जाते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल को कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करते हैं, छोटे क्वेश्चन यही आते हैं। तो डायामैग्नेटिक मटेरियल को एक्सप्लेन करने के लिए कौन सी थ्योरी होती है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी। अगर पूछे पैरामैग्नेटिक मटेरियल को कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे तो एटॉमिक या मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगर पूछे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को कौन सी थ्योरी से एक्सप्लेन करेंगे तो वो होती है डोमेन थ्योरी। अब देखते हैं डोमेन थ्योरी क्या है, डोमेन किसको बोला जाता है। तो जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे छोटे छोटे एरिया बन जाते हैं और उन एरियाज के अंदर क्या होता है, उन एरियाज के अंदर जितने भी एटम्स होते हैं वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं वो एक ही डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे छोटे छोटे ग्रुप बन जाएंगे, एक तरह से ऐसा समझ लो। यहाँ पे एटम्स का एक ग्रुप बन गया जो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। कैसे, उन एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो घूमकर करंट और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में है।
तो इस वाले ग्रुप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मान लो इधर है, इस वाले ग्रुप का किसी और डायरेक्शन में हो सकता है, इस वाले ग्रुप का किसी और डायरेक्शन में होगा, इसका किसी और डायरेक्शन में होगा। तो इस तरीके से आप क्या देखोगे कि यहाँ पे ये अलग अलग ग्रुप्स बन गए। इन ग्रुप्स को ही हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, डोमेन। तो ये जितने भी डोमेन हैं आप क्या देख रहे हो कि ये रैंडमली अलग अलग डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ेगा, तो इससे फर्क ये पड़ेगा कि इनका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करोगे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जब तक जीरो रहेगा, इनका मैग्नेटाइजेशन लेवल भी क्या रहेगा, जीरो। ये बिल्कुल मैग्नेटाइज नहीं दिखेंगे आपको। इनके अंदर हर ग्रुप का कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड है, हर एक डोमेन का कुछ कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, लेकिन जब सबको टोटल करोगे तो टोटल जीरो आ जाएगा। रीजन, क्योंकि आपस में कैंसिल हो गया। अब हमने क्या किया, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया। सपोज करो हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसको मैंने नाम दे दिया बी नोट। तो जैसे ही आप ये मैग्नेटिक फील्ड बी नोट अप्लाई करोगे तब क्या होगा, ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं इनके अंदर जितने भी एटम्स हैं वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन वो एक ग्रुप का जो मैग्नेटिक फील्ड वो किसी दूसरे ग्रुप से अलग डायरेक्शन में था, तो वो सारे आपस में मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल हो रहे थे। लेकिन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इन सारे के सारे डोमेन्स के ऊपर एक तरह से इनके एटम्स के अंदर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसकी वजह से ये जो डोमेन्स हैं ये एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएंगे। और ये जो छोटे छोटे ग्रुप्स है ये खत्म हो जाएंगे एक तरह से, क्योंकि ये ग्रुप्स तभी तक हैं जब तक अलग अलग डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब सब एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग गए हर एक ग्रुप, तो फिर वो बाउंड्रीज खत्म हो चुकी हैं। और इस तरीके से आप क्या बोल सकते हो कि जो हर एक ग्रुप है वो, या हर एक डोमेन है वो एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लग जाएगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तो जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये डोमेन खत्म हो गए, एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लग गया सारे के सारे एटम्स का। तो इसकी वजह से इनका मैग्नेटाइजेशन, इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन हो जाएगा और ये मैग्नेटिक फील्ड बीएम प्रोड्यूस कर लेगा। इसमें इस डायरेक्शन में ऑलरेडी कुछ डोमेन दिखेंगे आपको, जैसे ये वाला डोमेन देखो, ये इसी डायरेक्शन में था, इसी डायरेक्शन में ये पहले भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा था। ऐसे ये वाला डोमेन है, ऐसे और भी डोमेन होंगे। तो जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो कुछ डोमेन तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, बस कुछ और को हमको अरेंज करना था इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड को कम जोर आता है उसमें अरेंज करने में। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी कंपैरिजन में, जहां पे एक एक एटम को अरेंज करना है ना, उसकी कंपैरिजन में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं उनको मैग्नेटाइज करना आसान होता है, क्योंकि उसमें कुछ डोमेन तो ऑलरेडी इसी डायरेक्शन में, उनको तो करना ही नहीं अरेंज, बाकियों को करना है। तो बाकियों को करना है तो उसमें कमजोर आएगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा एक तरह से मैग्नेटाइज कर पाएगा उसको, ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल हैं उनकी कंपैरिजन में जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैं वो ज्यादा मैग्नेटाइज क्यों होते हैं, क्योंकि जितना ज्यादा आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे ये डोमेन उतना ही ज्यादा अरेंज होते जाएंगे, और कुछ डोमेन पहले से अरेंज होते हैं इसलिए इनका जो मैग्नेटाइजेशन होगा एक तरह से वो पैरा से ज्यादा होगा। पैरामैग्नेटिक मटेरियल से कंपेयर करोगे ना तो उससे ज्यादा मैग्नेटाइज दिखेगा हमेशा आपको ही। जैसे 10 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल पे लगाया और एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पे लगाया, ज्यादा मैग्नेटाइज कौन होगा, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, क्योंकि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके अंदर कुछ डोमेन तो ऑलरेडी उसी डायरेक्शन में होंगे जिस भी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया होगा, और कुछ डोमेन्स को अरेंज करना होगा उसको, तो इजीली वो मैग्नेटाइज हो जाएगा और ज्यादा मैग्नेटाइज होगा। गर्म करने से ये कम मैग्नेटाइज क्यों होते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आप क्या देखोगे कि ये जो डोमेन्स पहले क्रिएट थे ना इसमें मटेरियल के अंदर वो वापस से क्रिएट होने लग जाएंगे इसके अंदर। डोमेन्स इस मटेरियल के अंदर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है उसको जीरो रखते हैं, उससे क्या होता है जो मटेरियल है वो एक तरह से उसकी जो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी इन एटम्स की या इन ग्रुप्स की वो जीरो बन जाती है, और उसकी वजह से क्या होता है जो मटेरियल है वो स्टेबल कंडीशन में रहता है। कोई भी सिस्टम होता है ना वो अपनी एनर्जी मिनिमम करने की कोशिश करता है हमेशा। तो जब तक आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं कर रहे थे तब तक इनके अंदर ये डोमेन एक दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड कैंसिल क्यों कर रहे थे, क्योंकि कैंसिल कर लेंगे तो इस मटेरियल की जो मैग्नेटोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होगी वो जीरो रहेगी और ये स्टेबल कंडीशन में रहेगा। ये तो फोर्सफुली हमने अरेंज किया है इनको, अपने आप थोड़ी होता है ऐसे।
ये अरेंज करना पड़ता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इनको अरेंज कर देगा। अब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये डोमेन वापस से क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, इसमें छोटे छोटे ग्रुप्स बन जाते हैं वापस से। और ग्रुप्स बन जाएंगे तो क्या होगा, अलग अलग डायरेक्शन में उनका मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो वो आपस में कैंसिल होने लग जाएगा वापस। तो जितना ज्यादा आप टेम्परेचर बढ़ाओगे ना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स का, वो उतना ही कम मैग्नेटाइज होते जाएंगे। और एक लेवल ऐसा भी आएगा कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते ही जा रहे हो बढ़ाते ही जा रहे हो, तो उनका मैग्नेटाइजेशन लेवल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन लेवल इतना कम हो गया कि वो एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग जाएंगे। तो वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करने लग गया, मतलब वीकली मैग्नेटाइज होने लग गया, तो उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं क्यूरी टेम्परेचर। क्या बोलते हैं उसको, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ दैट मटेरियल। जैसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, उसका क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर माना जाता है जिसके ऊपर उसका मैग्नेटाइजेशन लेवल घटता घटता एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो कि कम मैग्नेटाइज होते हैं ना, पैरामैग्नेटिक, उनके बराबर हो जाता है। तो इसलिए उनको बोल देते हैं कि वो टेम्परेचर जिसके ऊपर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देते हैं, क्यूरी टेम्परेचर ऑफ दैट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल बोल देते हैं। आया समझ में, क्लियर एकदम।